इस क्लास में करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया पेन और पेपर लेके बैठें और खाना बनाते समय, बर्तन धोते समय कृपया इस वीडियो को, इस क्लास को न ज्वाइन करें। इससे आपका जो है उतना ज़्यादा इफेक्टिव ये क्लास नहीं हो पाएगी आप लोगों के लिए। सभी लोग सीरियस रूप से थोड़ा सा ध्यान देंगे। ओके, तो हम लोग शुरू करें अब। सभी लोग तैयार हैं? ओके, तो जैसा कि आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड शुरू करने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा सोचना है कि टीचिंग क्या होता है। टीचिंग का मतलब जो अब तक हम लोग समझ रहे थे अपने प्रायर नॉलेज से, अब तक जो हम लोगों ने जितनी भी कक्षाओं में पढ़ा है, तो उसके हिसाब से टीचिंग क्या होता है। आप लोगों में से अगर कोई बताना चाहे तो बता सकता है जल्दी से। व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग? शिक्षण से आप क्या समझते हैं? कोई भी, सबके लिए ये ओपन टू ऑल क्लास है। चाहे पेड बच्चे हो या अनपेड बच्चे हो, जो भी इस क्लास में ज्वाइन हुए हैं, उनमें से कोई भी अगर इस क्लास में अच्छे से पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो जो भी हम पूछ रहे हैं आप लोगों से, थोड़ा सा इफेक्टिव बनाने के लिए हम लोग आपस में बातचीत करते करते चीजों को सीखेंगे। तो आप लोगों में से कोई बताए कि टीचिंग क्या होता है और टीचिंग से आप लोग क्या समझते हैं। ओके, अगर कोई नहीं बताना चाहता है तो कोई बात नहीं। शेयरिंग ऑफ नॉलेज, महिमा रानी बता रही है कि शेयरिंग ऑफ नॉलेज। अगर आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके बोलने में सक्षम है तो माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं, जिससे कि चीजें अच्छे से सबको सुनाई देंगी और अच्छे से चीजें जो है सबको समझ में आएंगी। ओके, ये क्लास है, सभी लोग अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि शेयरिंग ऑफ नॉलेज। ओके, शेयरिंग ऑफ नॉलेज का मीन्स है कि टीचिंग, अगर कहीं टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस हो रहा है, जैसे कि अगर मैं अपना यहाँ का एग्जांपल लूँ, तो मैं आपको अगर व्हाट इज टीचिंग पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मेरे पास जो है व्हाट इज टीचिंग का जो नॉलेज है वो आप लोगों से थोड़ा सा ज्यादा है। यानी कि मेरा जो पॉइंट ऑफ नॉलेज है, लेवल ऑफ नॉलेज अगर बोला जाए, तो वो थोड़ा सा ज्यादा है आप लोगों की तुलना में, और आप लोगों का थोड़ा सा हमसे कम है। इसलिए जो है मैं चीजें आप तक अच्छे से पहुंचा रहा हूँ। इसी को कहते हैं शेयरिंग ऑफ नॉलेज। क्लियर हुआ सबको? तो अगर क्लियर हो रहा है तो आप लोग थम्स अप करते जाइएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो माइक अनम्यूट करके तुरंत जो है वो पूछ सकता है। ओके, तो ये हम लोग जानते हैं अब तक अपने प्रायर नॉलेज से, अब तक जो चीज हम लोगों ने फील की है उसके हिसाब से शेयरिंग ऑफ नॉलेज। लेकिन कोई भी वर्ड का अगर डिफिनीशन अगर कुछ फिलोसफर के द्वारा दिया गया है, तो उस चीज को भी हम लोगों को ध्यान से पढ़ना होता है। तो मैं जो है 10-15 फिलोसफर जो हैं, जिन्होंने टीचिंग के बारे में अपना डिफिनीशन दे रखा है, उसका एक लिस्ट जो है मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। उससे आप लोग एक बार उसको पढ़िएगा और अच्छे से देखिएगा कि कौन से फिलोसफर के अनुसार टीचिंग का क्या मतलब है। ओके, जैसे कि यहाँ मैं दो फिलोसफर की बात करूंगा। जैसे कि एक है एच सी मॉरिसन। एच सी मॉरिसन जो है वो बताते हैं कि टीचिंग इज ए इंटीमेट कांटेक्ट बिटवीन ए मोर मेच्योर पर्सनालिटी एंड ए लेस मेच्योर पर्सनालिटी, वन विच इज डिजाइन टू फर्दर द एजुकेशन ऑफ द लेटर। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया कि मोर मेच्योर पर्सनालिटी, यहाँ पे मैं हूँ, मुझे जो है
इस टॉपिक के बारे में आप लोगों से अधिक थोड़ी सी जानकारी है, इसलिए जो है मोर मैच्योर पर्सनालिटी और इनके हिसाब से एक लेस मैच्योर वन जो आप लोग हैं अभी, आप लोगों के पास थोड़ा सा जो नॉलेज वो कम है, तो इसी को हम लोग टीचिंग बोलते हैं। और इनके हिसाब से जो बोला गया है कि जिसे उत्तरार्थ की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब कि अगर मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, तो क्या होना चाहिए कि आप लोगों का जो इस समय का करंट का जो लेवल ऑफ नॉलेज है, जो आप लोगों के पास अभी फिलहाल में जो ज्ञान है इस मैटर का, अगर मेरे बताने के बाद आप लोगों के लेवल ऑफ नॉलेज में अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वहां जो मैं क्या मानूंगा कि टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस इफेक्टिव तरीके से नहीं हुआ, या तो मेरे बताने में कुछ कमी है या तो आप लोगों के समझने में कुछ कमी है। ओके, तो एस सी मॉरिसन ने क्या बोला, ये सबको समझ में आया? ओके, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। एस सी मॉरिसन के अनुसार ये बोलते हैं कि टीचिंग जो है वो एक अधिक परिपक्व व्यक्तित्व, यानी कि जिसके पास थोड़ी सी अधिक नॉलेज है, एक कम परिपक्व व्यक्तित्व के तुलना में। और इस प्रक्रिया के दौरान कम परिपक्व व्यक्ति के जो ज्ञान का जो स्तर है उसको थोड़ा सा ऊपर उठाने के लिए ये टीचिंग का जो प्रोसेस वो किया जाता है। ओके, इसी तरीके से एक और जो है वो है क्लार्क। क्लार्क भी एक अच्छे फिलोसफर हैं, एजुकेशनिस्ट इनको बोला जाता है, शिक्षाविद। उनके हिसाब से ये मानते हैं कि टीचिंग refers to activities that are designed and performed to produce change in the student behavior। इन्होंने टीचिंग का डिफिनीशन देते समय नॉलेज के लेवल को नहीं माना है, मेच्योरिटी के लेवल को कोई एक आयाम जो है वो नहीं माना है। इन्होंने स्टूडेंट के बिहेवियर को अपनी परिभाषा देते समय उसको मुख्य आयाम जो है इन्होंने माना है। और ये बोलते हैं कि अगर कहीं टीचिंग लर्निंग का अगर प्रोसेस हो रहा है, कहीं अगर टीचिंग कोई कर रहा है, कोई शिक्षण अगर कर रहा है, तो उससे क्या होता है कि स्टूडेंट के बिहेवियर में परिवर्तन होना चाहिए, वो भी पॉजिटिव परिवर्तन होना चाहिए। ओके, जैसे कि ये बोलते हैं शिक्षण उन गतिविधियों को संदर्भित करता है जो छात्र के व्यवहार में परिवर्तन का उत्पादन करने के लिए डिजाइन या प्रदर्शन किया जाता है। मतलब कि मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि आपके बिहेवियर में परिवर्तन होना चाहिए। पहले आप जो है फर्स्ट पेपर से टीचिंग एप्टीट्यूड का जो क्वेश्चन करते समय थोड़ा सा डरते होंगे, लेकिन जब चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी तो आपका जो है कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा और आप जो है अच्छे से चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो ये रहा क्लार्क का डिफिनीशन। इसी तरीके से कुछ और लोग हैं, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी डिफिनीशन दिया है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी डिफिनीशन दिया है, महात्मा गांधी ने भी टीचिंग का जो डिफिनीशन दिया है, स्वामी विवेकानंद ने भी टीचिंग का डिफिनीशन दिया है। तो उन सारी चीजों को अगर मैं बताने बैठूं तो बहुत ज्यादा टाइम उसमें चला जाएगा। और इसमें जो है आप लोग उस लिस्ट को एक बार अच्छे से पढ़िएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर उसको मैं अच्छे से बता दूंगा। ओके, अभी सबको पता चला कि टीचिंग और लर्निंग, टीचिंग क्या होता है? ओके, अगर सबको पता है तो अंशु बताइए आपकी, अब आप टीचिंग से क्या समझती हैं? अंशु, आवाज जा रही है? तो बताइए अब आप जो है टीचिंग से क्या समझते हैं, मतलब कि आपके हिसाब से टीचिंग का क्या मतलब होना चाहिए? ओके, बहुत अच्छा।
और कोई कुछ बताना चाहेगा इसके बारे में, जिसको और कुछ लगता हो कि टीचिंग उनके हिसाब से क्या होना चाहिए? नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर। ओके। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन जो है वो टीचिंग का देख लिया। अब देखते हैं कि इससे जो है इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है। कल मैंने आपको बताया था कि यूनिट शुरू करने से, चैप्टर शुरू से करने से पहले मैं जो है आपको 5 से 10 क्वेश्चन जो है वो कराऊंगा, और बस देखूंगा कि कैसे जो है क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है और हम लोग कैसे उसे सॉल्व करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन के सामने जो दिखाई दे रहा होगा, ओके, तो इसे आप लोग को बताना है। क्वेश्चन अंग्रेजी में है और इतना इंग्लिश सबको आना चाहिए कि क्वेश्चन आंसर जो है आसानी से सॉल्व कर सके हम लोग। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार मैं इसका हिंदी जो है बता देता हूँ। अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर। ये टीचिंग के कुछ प्रोसेस दिए हुए हैं, उनको एक क्रम में सजाना है। पहला है कि रिलेट द प्रेजेंट नॉलेज विथ प्रीवियस वन। दूसरा है इवेल्युएशन। तीसरा है रीटीचिंग। चौथा है फार्मुलेटिंग इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चरल ऑब्जेक्टिव्स। पांचवा है प्रेजेंटेशन एंड ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स। तो इसका आंसर आप लोग देंगे एक बार अच्छे से। अंशु बता रही है सी। महिमा बता रही है डी। गीतांजलि बता रही है सी। अभिनव बता रहे हैं डी। ओके, हम लोग देखते हैं। सी दो लोग बता रहे हैं और डी जो है वो दो लोग बता रहे हैं। कृपया सभी लोग जो है इसका आंसर दें, जितने लोग भी क्लास में ज्वाइन है, जिससे कि क्लास थोड़ा इफेक्टिव हो और हमारा जो गूगल मीट से पढ़ाने का मतलब थोड़ा सा बनता रहे। ओके, अब हम लोग देखते हैं। रोजलिन का भी डी आ रहा है। सी वाले जो है कि प्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, फार्मुलेशन, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे अगर क्लास ले रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा जो किसी भी क्लास का ज्वाइन करने का कोई मोटिव होता है, कोई ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कि हम लोग इस क्लास में ज्वाइन हो रहे हैं तो हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है कि हमारा फर्स्ट पेपर जो है वो बेहतर तरीके से तैयार हो सके। जब एक बार हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं, उसके बाद चीजें आपके सामने प्रस्तुत की जाती है, मटेरियल जो है वो आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। न कि पहले मटेरियल प्रस्तुत करके ऑब्जेक्टिव बाद में बनाया जाता है। ओके, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, हमें क्या चीज पढ़ना है उसके लिए एक ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है। इसके बाद क्या किया जाता है कि आप का जो प्रायर नॉलेज है, जैसे कि मैंने सबसे पहले आपसे क्या पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग। यहाँ पे मैंने आपको अभी अभी तक कुछ भी टीचिंग के बारे में एक शब्द भी नहीं बताया था। तो मैंने आपसे पूछा जबकि व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग, तो यहाँ मैं क्या कर रहा था कि आपके प्रायर नॉलेज को चेक कर रहा था। ओके, तो ये होता है सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप के बाद जो है, जब मैंने देखा कि आप लोगों को क्या जो है रिक्वायरमेंट है नॉलेज की, और आप लोगों का लेवल ऑफ नॉलेज जो है करंट सिचुएशन में क्या है, उसके हिसाब से मैं अपनी चीजें अब आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ क्या होगा, सबसे पहले फोर्थ वाला जो है कि फॉर्मुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव सेट किया। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने आपका जो है प्रायर नॉलेज चेक किया कि आप लोग इससे पहले टीचिंग के बारे में क्या जानते थे। इसके बाद मैंने क्या किया, अब चीजें आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। जैसे कि मैंने आपके सामने दो डिफिनीशन जो मैंने रखा, वो एक प्रकार का मटेरियल है। इसके बाद मैं क्या करूंगा कि अब चीजों को इवेल्युएट करूंगा। जैसे कि मैंने अंशु से जब पूछा कि अब आप जो है टीचिंग से क्या समझते हैं, तो ये क्या था, एक प्रकार का फॉर्मेटिव इवेल्युएशन था कि चलती क्लास में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं जो समझा रहा हूँ आप लोगों को वो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर अंशु हमें नहीं बता पाती तो मैं फिर क्या करता, रीटीच करता। तो ये था इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। सबको क्लियर हुआ?
क्लियर हुआ सबको? ओके, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी सही था। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं कि फॉर मेंटेनिंग एन इफेक्टिव डिसिप्लिन इन द क्लास द टीचर शुड, एक क्लास में जो है इफेक्टिव डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए? पहला है कि अलाउ स्टूडेंट टू डू व्हाट दे लाइक, deal with students strictly, give the students some problem to solve, deal with them potentially and firmly, politely and firmly. ओके, यहाँ जो मैक्सिमम लोगों का सही आ रहा है आंसर, डील विथ देम पोलाइटली एंड फर्मली, ये इसका जो सही आंसर है बिल्कुल सही है। किसी को इसमें डाउट है? अंशु, अगर देखें कि फर्स्ट पेपर को सॉल्व करते समय एक चीज जो हम लोगों को याद रखना है कि हमें वही ऑप्शन चूज करना है जो सबसे सटीक सही हो, सबसे सटीक सही हो। और अगर ये ऑप्शन नहीं होता, अगर ये ऑप्शन इस क्वेश्चन में नहीं होता, तब हम लोग बेसिकली सी को सही मान लेते। लेकिन सी से जो स्ट्रांग ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है कि कोई टीचर अगर पोलाइट है स्टूडेंट के साथ, तभी वो उन्हें कुछ प्रॉब्लम में जो है उलझा सकता है। ओके, उन्हें कुछ प्रॉब्लम दे सकता है सॉल्व करने के लिए। तो सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एक टीचर के लिए, टीचर के अंदर जो इफेक्टिव क्वालिटी होना चाहिए वो है कि उसका पोलाइट होना और स्टूडेंट से कैसे डील करते हैं, ये चीज इसके क्वालिटी को दर्शाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें सही था। ओके, क्लियर हुआ अंशु? ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच ए विजुअली चैलेंज स्टूडेंट, सॉरी एक मिनट, along with normal students, what type of treatment would you like to give him in the class? अगर आपको एक दृष्टिबाधित स्टूडेंट को जो पढ़ाने का मौका मिलता है कुछ नॉर्मल बच्चों के साथ, तो आप उसे किस प्रकार का ट्रीटमेंट क्लास में देना पसंद करेंगे? इसका आंसर आप लोग दीजिए। पहला है कि नॉट गिविंग एक्स्ट्रा अटेंशन बिकॉज मेजोरिटी मेनी सफर मे सफर, टेक केयर ऑफ हिम सिंपैथली इन द क्लासरूम, you will think that blindness is the destiny and hence you cannot do anything. सबसे लास्ट ऑप्शन है अरेंज ए सीट इन फ्रंट रो एंड ट्राई टू टीच एट द। ओके, तो इसका जो सही आंसर है आप सब लोग सही दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही है। ओके, किसी को इसमें प्रॉब्लम? अगला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि वी, हाँ बताइए। सिंपैथी किसी को देने से उसके नॉलेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और क्लासरूम है तो वहां जो है उसे सिंपैथी नहीं चाहिए, वहां उसे नॉलेज चाहिए। इसलिए जो है ऑप्शन नंबर बी जो है क्लासरूम के अंदर नहीं सही है, क्योंकि इससे स्ट्रांग ऑप्शन हमें डी दिखाई दे रहा है। ओके, हाँ अगर डी नहीं होता तो वहां इस तीनों ऑप्शन में से बी ज्यादा सही है। ओके, ए और सी तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एकदम निगेटिव बातें कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग दिखाई दे रहा होगा कि which of the following set of statement best describe the nature and objectives of teaching?
इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं जल्दी से। पहला है कि टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रेटली रिलेटेड, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग, concern of all teaching is to ensure some kind of transformation in students, all good teaching is formal in nature, a teacher is a senior person, a teaching is a social act where is learning is personal act। ओके, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें अगर बात करें कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग, ये बिल्कुल गलत है। ट्रेनिंग और टीचिंग में बहुत अंतर होता है। ट्रेनिंग जो होता है वो एक प्रकार का प्रैक्टिकली समझाए जाने वाली चीजें हैं, और टीचिंग जो है नॉन प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल दोनों हो सकते हैं। नो डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस, ऐसा नहीं है कि दोनों एकदम सेम होते हैं और ऐसा भी नहीं है कि दोनों एकदम भिन्न होते हैं। कई प्रकार की ट्रेनिंग जो है टीचिंग हो सकती है, और टीचिंग जो है ट्रेनिंग हो सकती है। तो इसलिए दोनों एक पॉइंट ऑफ पे तो सेम होंगे, लेकिन यहाँ दिया है कि देयर इज नो डिफरेंस, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने डेफिनेशन में ही देखा कि टीचिंग का क्या मतलब होता है, कि स्टूडेंट्स में कुछ परिवर्तन, स्टूडेंट के बिहेवियर में कुछ परिवर्तन करना, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद ऑल गुड टीचिंग इज फॉर्मल इन नेचर, फॉर्मल का मतलब होता है कि सभी जो अच्छी टीचिंग होती है, सभी जो अच्छा शिक्षण होता है, वो केवल आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में एक फॉर्मल तरीके से ही दिया जा सकता है, ये भी गलत है। कई सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लोग मम्मी पापा से सीख लेते हैं, वो भी इनफॉर्मल तरीके से। कई चीजें जो होती हैं हम लोग देख के सीख लेते हैं, कई सारी चीजें जो होती हैं जैसे बोलना, बात करना, ये सब चीजें इनफॉर्मल टीचिंग के अंदर आती हैं, लेकिन वो भी अच्छी टीचिंग मानी जाती हैं। तो इसलिए ये जो है गलत था, और ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें बिल्कुल सही था। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन जो है आज का, वो है कि ऑल टीचिंग शुड एम एट इंश्योरिंग लर्निंग। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप लोग देंगे। सभी प्रकार के शिक्षण जो है वो अधिगम को लक्ष्य करना चाहिए, सभी प्रकार के शिक्षण को अधिगम का लक्ष्य करना चाहिए। ऑल लर्निंग रिजल्ट ऑफ टीचिंग, सभी प्रकार का अधिगम जो है वो एक शिक्षण का परिणाम होता है। इसमें बताना है कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, गीतांजलि सी, महिमा सी। यहाँ जो है ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट जो है वो ए बिल्कुल सही है, लेकिन जो स्टेटमेंट सेकेंड जो है वो जो है कि ऑल लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम टीचिंग, ये वाले थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आप अगर कुछ सीख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई सिखा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के माध्यम से सीख रहे हैं, या कोई आपको शिक्षण कर ही रहा है तभी आप सीख रहे हैं। ओके, सभी प्रकार के टीचिंग से, सभी प्रकार के टीचिंग से लर्निंग होती है, लेकिन सभी प्रकार की लर्निंग जो है वो सिर्फ टीचिंग से नहीं होती है। कुछ चीजें हम लोग खुद से सीखते हैं, जैसे कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम लोग करते हैं और गलत होते हैं फिर सीखते हैं, वो क्या है कि वो सेल्फ लर्निंग है। यहाँ आपको कोई पढ़ा नहीं रहा है, ना कोई सिखा रहा है, तो इसलिए जो है ऑप्शन इसमें जो रीजन है वो गलत होगा, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। ओके, क्लियर है सबको? किसी को डाउट? ओके,
ओके प्रबल। अभिनव गौतम बी बता रहे हैं। अभिनव हम लोगों ने बात किया, आपको समझ में आ गया होगा। अब जो अगला चीज हम लोग को देखना है कि व्हाट इज द बेसिक। ऑप्शन बी को इवेलुएट कर दीजिए। तो हम लोगों ने बताया कि जब रीजन यहाँ गलत हम लोग को दिखाई दे रहा है, तो बी ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें है कि बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये जो है, जब आर यहाँ गलत है, तो ये ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकता है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं और फिर आपसे थोड़ा सा बात करते हैं कि बेसिक कंपोनेंट ऑफ टीचिंग। आप लोगों के हिसाब से ऐसी कौन कौन सी चीजें जो हैं, वो एकदम बेसिक रिक्वायरमेंट है, अगर कहीं टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस हो रहा है तो, जिसके बिना टीचिंग और लर्निंग हो ही नहीं सकती है, एकदम बेसिक रिक्वायरमेंट होती है टीचिंग की। ओके, कोई बताना चाहेगा? हम लोगों को बताना है कि व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग कंपोनेंट, मतलब कि जिसके बिना कोई किसी को पढ़ा ही नहीं सकता है। ओके, प्रबल ने बताया लर्नर। शिक्षक, छात्र और उनके बीच संवाद। और यही अभी किसी ने बोला था, अ, महिमा बता रहे हैं कि टीचर स्टूडेंट और सिलेबस। आंचल बता रहे हैं कि स्टूडेंट और टीचर। रोजलिन बता रहे हैं क्लासरूम। ओके, तो जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है टीचिंग की, वो होती है एक टीचर का उपस्थित होना चाहिए वहां पे। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, तो यहाँ मैं टीचर हूँ, और मैं तभी आपको बता पाऊंगा कि जब यहाँ पे कोई स्टूडेंट मौजूद होगा। तो स्टूडेंट का भी होना जरूरी है। और जो सबसे तीसरी बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो होता है सिलेबस। सिलेबस का मतलब है कि दोनों के बीच में एक पॉइंट आप कॉमन पॉइंट होना चाहिए, जिसपे वो बात कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग स्टूडेंट हैं और हम टीचर हैं, तो हम लोगों के बीच में कॉमन पॉइंट क्या है यहाँ? टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड। तो ये एक प्रकार का सिलेबस है। कई जगह इसको सिलेबस बोला जाता है, कई जगह करिकुलम बोला जाता है। तो आप लोगों में से कोई ऐसा है जो बता सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम? आप लोगों के कॉलेज में सिलेबस भी होगा, और आप लोगों के कॉलेज में करिकुलम भी होगा। तो कोई बता सकता है कि करिकुलम और सिलेबस में क्या अंतर होता है? करिकुलम का हिंदी थोड़ा सा देखना होगा, एक मिनट। पाठ्यक्रम बोलते हैं, करिकुलम को पाठ्यक्रम बोलते हैं। और सिलेबस को पाठ्य विवरण बोलते हैं। ओके। हाँ, बहुत अच्छा बताया सोनाली आपने। तो आप लोगों में से कोई ऐसा है जो बता सकता है कि पाठ्यक्रम और पाठ्य विवरण में क्या अंतर होता है? सिलेबस में और करिकुलम में क्या अंतर होता है? ओके, जिन लोगों को नहीं, सभी लोगों को नहीं पता है, तो एक बार आप लोग थोड़ा सा देखिएगा कि करिकुलम जो होता है, वो आपके पूरी यूनिवर्सिटी का होता है।
पूरी यूनिवर्सिटी का जो है वो करिकुलम होता है। सिलेबस उसके अंदर एक छोटा सा हिस्सा होता है। करिकुलम के अंदर आपकी जो बात करें कि सर्वांगीण विकास जो बोला जाता है, मल्टी डायरेक्शनल डेवलपमेंट, वो जो है करिकुलम का हिस्सा होता है। इसके अंदर एनएसएस भी आता है, एनसीसी भी आता है, और सेमिनार वगैरह भी जो होते हैं वो आता है। तो वो जो है एक करिकुलम का हिस्सा होता है। ओके। और करिकुलम के अंडर में एक छोटा सा पोर्शन जो होता है वो सिलेबस भी होता है। ओके। तो जब हम लोग बीएचयू का करिकुलम देखते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें हम लोग को देखने को मिलती है, जैसे कि एनएसएस, एनसीसी, स्विमिंग पूल, माउंटेनियरिंग, और कुछ डिबेट्स क्लासेस, कुछ डांस क्लासेस, इस टाइप की जो चीजें हैं वो करिकुलम के अंदर होती हैं। लेकिन सिलेबस के अंदर हमें अपने सिलेबस में क्या पढ़ना है, एमए हिस्ट्री, अगर हमारा एमए हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसमें क्या चीजें पढ़नी है, वो सिलेबस का हिस्सा होता है। ओके। क्लियर हुआ सबको? ओके, तो इसे थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। इससे जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और जब आप लोग सर्च करिएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम, तो वहां आप लोग अच्छे से इस चीज को पढ़ सकते हैं। ओके। तो यहाँ ये चीजें सबको क्लियर हो जानी चाहिए कि बेसिक कंपोनेंट ऑफ टीचिंग क्या होता है। वहाँ टीचर होना चाहिए, स्टूडेंट होना चाहिए, और एक सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस का मतलब है कि दोनों के बीच में एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए जिसपे वो दोनों बात कर सकते हैं। ओके। और किसी ने बोला था क्लासरूम। तो क्लासरूम जो वो बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्लासरूम के बाहर भी पढ़ाई कर लेते हैं, जैसे कि होम ट्यूशन देने वाले जो लोग होते हैं, वो बाहर के क्लासरूम के बाहर भी पढ़ लेते हैं। लेकिन वहाँ क्या होता है, एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है, और उनके बीच में कुछ कॉमन पॉइंट होता है आपस में बातचीत करने के लिए। ओके। ओके, आगे बढ़ते हैं कि थ्री बेसिस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का एक छोटा सा हिस्सा जो है टीचिंग होता है, और इसी का एक पार्ट होता है लर्निंग। ये इसलिए जरूरी है, इसको डिसाइड करने वाले तीन फैक्टर होते हैं। जैसे कि आप लोग जब क्वेश्चन करते हैं व्हाई, हाउ एंड व्हाट, जैसे कि मैं अगर बोलूं कि आप लोगों को क्या पढ़ना है, तो आप लोगों का जो जवाब होगा वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। हाउ कैसे पढ़ना है ये डिसाइड करने के लिए आप लोगों ने इस बैच को ज्वाइन किया, तो वो हो गया कि हमारे साथ जो है वो मिलके पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इस चीज को डिसाइड हम लोगों ने सिलेबस को देख के किया। सिलेबस को देख के किया कि हमें क्या पढ़ना है और कितने दिन में पढ़ना है। ओके। तो इसी चीज को जो है एक बार क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है कि जब आप लोग केवीएस मदान की बुक पढ़ेंगे तो वाई, हाउ एंड व्हाट को डिसाइड करने के लिए इन्होंने तीन सब्जेक्ट को, तीन सब्जेक्ट जो यहाँ है, कि वाई जो है उसका आंसर देने के लिए बताते हैं कि इसका आंसर जो है वो फिलॉसफी सब्जेक्ट जो है उसके द्वारा दिया जाता है। जैसे कि कल हम लोगों ने बात किया था कि सबके लिए जो है नॉलेज का जो मतलब होता है वो अलग अलग होता है। महात्मा बुद्ध के लिए जो नॉलेज का मतलब था कुछ अलग था, उनको जब ज्ञान मिला तो कुछ अलग ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम, ये महावीर स्वामी को जब ज्ञान मिला तो कुछ अलग ज्ञान था। तो क्यों किसी को पढ़ना है, इस चीज को डिसाइड करने के लिए हमें बस इतना याद रखना है, ये डिसाइड होता है फिलॉसफी सब्जेक्ट से। और किसी को कैसे पढ़ना है ये डिसाइड होता है साइकोलॉजी से। साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान। जैसे कि अगर कोई हमसे पढ़ने वाला बच्चा अगर फिफ्थ क्लास का होगा तो हम उसके साइकोलॉजिकल लेवल से जो है उस चीज को समझाने की कोशिश करेंगे। कोई अगर ट्वेल्थ का बच्चा हमसे पढ़ने की कोशिश करेगा तो उसके हम लेवल से जो है उस चीज को समझाने की कोशिश करेंगे। और
उससे अपर क्लास का अगर कोई बच्चा हमसे पढ़ने की कोशिश करेगा, तो उस चीज को हम उसके लेवल से समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो कैसे किसी को पढ़ना है, ये चीज डिसाइड होता है साइकोलॉजी से। ओके, और किसी को क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये डिसाइड होता है उसके सोशल नीड से। जैसे कि आप लोगों की सोशल नीड क्या हुई कि हमें जो है फर्स्ट पेपर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फर्स्ट पेपर पढ़ना है। और हमारी सोशल नीड क्या है? जब हम लोगों ने इसका सिलेबस देखा, तो वो हमारी एक प्रकार की सोशल नीड है। ओके, तो हमें इसमें बस इतना याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि थ्री बेसिस ऑफ एजुकेशन क्या होते हैं, तो उसमें जो एक है वाई, इसका आंसर हमें फिलोसफी सब्जेक्ट के द्वारा मिलता है। दूसरा है हाउ, इसका आंसर हमें साइकोलॉजी सब्जेक्ट के द्वारा मिलता है। और तीसरा है जो व्हाट, इसका आंसर हमें सोशल नीड के द्वारा मिलता है। ओके, ये क्लियर हुआ सबको? ओके, जी बताइए गीतांजलि। क्यों पढ़ना है, इसका मैंने बताया कि हमें जो है अपने टीचिंग एप्टीट्यूड के नॉलेज में परिवर्तन करना है। आप लोगों के पास टीचिंग एप्टीट्यूड का नॉलेज कम है, ये वाई था। और वाट था कि टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ना है। तो यहाँ जो फिलॉसफी जो है कुछ क्या नाम है, एजुकेशनल फिलॉसफी जो है, वो हम लोग आज की क्लास में देखेंगे आगे, तो उससे हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। ओके, अब क्लियर है गीतांजलि? ओके, अब आगे जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि थ्री डोमेन्स ऑफ नॉलेज, ये बार बार यूज होगा हमारे पढ़ाई के दौरान, इसलिए हम इसको इसी समय बता दे रहे हैं। और इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से देखेंगे जब हम लोग आगे जो है ब्लूम टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे, तो उसमें इन चीजों को अच्छे से देखेंगे। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि हमारे कॉग्निटिव डोमेन में कुछ चीज हो रहा है, अफेक्टिव डोमेन में कुछ हो रहा है, साइकोमोटर डोमेन में कुछ हो रहा है, तो उसका मतलब आप लोग समझे कि कहाँ जो है क्या हो रहा है। डोमेन ऑफ नॉलेज का मतलब है कि अगर आपको कोई नॉलेज अगर प्रोवाइड करा रहा है, तो वो नॉलेज आपके किस जगह पे स्टोर हो रहा है, उस नॉलेज से आपके किस एरिया में जो है वो कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अगर मैं बोलूं कि कॉग्निटिव डोमेन, तो इससे मतलब है कि आपके दिमाग में कुछ परिवर्तन हो रहा है। दिमाग का मतलब है कि जो भी मेमोरी वाली चीजें हैं, जैसे कि कुछ चीज याद करना है, कुछ चीज समझना है, कुछ चीज पढ़ना है, तो ये जो है मतलब कि कुछ भी ऐसा जो आपके दिमाग से संचालित होता हो, जिसमें आपका दिमाग यूज होता हो, तो उसको हम लोग कॉग्निटिव डोमेन बोलते हैं, कॉग्निटिव डोमेन बोलते हैं। ओके, अफेक्टिव डोमेन उसको बोलते हैं जिसमें हमारा दिल इन्वॉल्व हो, जैसे कि जो भी भावात्मक चीजें होती हैं, भावात्मक चीज जो भी होती है, जैसे कि गुस्सा होना, रोना, इसके अलावा जो हमारा एटीट्यूड होता है, एटीट्यूड, वो भी एक प्रकार का अफेक्टिव डोमेन में आता है। इसके अलावा जो भी ऐसी चीजें हैं जो हमारे दिल से कंट्रोल होती हो, या हमारे दिल के वाले पोर्शन में कुछ परिवर्तन होता हो, तो उसे हम लोग अफेक्टिव डोमेन बोलते हैं। ओके, इसके आगे जो है साइकोमोटर डोमेन, इसका मतलब है कि हमारा हाथ पैर वाला इलाका, जैसे कि कुछ भी चीज ऐसा है जो हम लोग करके सीखते हैं, करने के बाद कुछ चीजें हम लोग सीखते हैं, जैसे कि जो भी चीजें प्रैक्टिकल वर्क से सीखी जाती हैं और प्रैक्टिकल वाले एरिया में कुछ परिवर्तन होता है, तो उसे हम लोग साइकोमोटर डोमेन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमम यूज जो है कॉग्निटिव डोमेन और अफेक्टिव डोमेन का है। तो कॉग्निटिव डोमेन जब आपसे बोला जाएगा, तो यहाँ आपसे ये सीखना है कि हमारे दिमाग। ओके, अफेक्टिव डोमेन का मतलब होता है भावात्मक क्षेत्र। भावात्मक क्षेत्र और कॉग्निटिव डोमेन, एक मिनट हम थोड़ा सा हिंदी इसका देखते हैं।
हाँ हाँ। संज्ञानात्मक विकास मतलब कि जिससे कि आपके संज्ञान माइंड वाली चीज में अगर कुछ परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम लोग संज्ञानात्मक क्षेत्र बोलते हैं। अफेक्टिव डोमेन का मतलब है भावात्मक क्षेत्र, और साइकोमोटर डोमेन का मतलब होता है कार्यात्मक क्षेत्र। ओके, अब क्लियर है। तो इस चीज को हम लोग को बस थोड़ा सा देखना था, जिससे कि आगे अगर मैं आपसे बोलूं कि कॉग्निटिव डोमेन में ये चीज हमको रिलेट करना है, तो आप लोग जल्दी से इस चीज को रिलेट कर पाए। ओके, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या क्या हो सकती है। अगर मैं आपको शिक्षण का प्रोसेस कहीं हो रहा है तो उसका जो उद्देश्य क्या होना चाहिए। ओके, तो आप लोग जल्दी से एक एक उद्देश्य जल्दी से बता सकते हैं कि टीचिंग का जो है ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। ओके ओके, हम लोग को थोड़ा सा ये देखना है कि दो तरीके से ऑब्जेक्टिव हम लोगों को देखना है। एक होता है जनरल ऑब्जेक्टिव और एक होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ओके, तो जो इसमें तीन चार जो होते हैं वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव माने जाते हैं। सबसे पहला है कि आलोचनात्मक और तार्किक सोच विकसित करना। किसी को हम पढ़ाते हैं, हालांकि ये पीजी के स्टूडेंट्स अच्छे से समझ सकते हैं कि वहाँ जो टीचिंग का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो होता है, किसी को सोचने के लायक बनाना, सोचने के लायक बनाना। दूसरा है कि उसका जो पढ़ाई के क्षेत्र में उसका रुचि पैदा करना। जैसे कि अगर आप लोग अपने से फर्स्ट पेपर को पढ़ते हैं तो आप लोग बोर हो जाते हैं। इसीलिए अगर मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ, इससे क्या होगा कि आप लोगों का फर्स्ट पेपर पढ़ने में जो मन है वो और ज़्यादा लगेगा, और चीज़ों को आप लोग अच्छे से और समझ सकेंगे। तो दूसरा क्या होता है, किसी का भी अध्ययन में रुचि पैदा करना। तीसरा है कि समझ समझ जो है वो विकसित करना। ये जो सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव माना जाता है टीचिंग का, कि हम आपको फर्स्ट पेपर पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम आपको फर्स्ट पेपर के अच्छे से आपको जो है वो समझ जो है वो विकसित करने की कोशिश करेंगे। और जो सबसे लास्ट में वो जब ये तीनों चीजें होंगी तो लास्ट वाला चीज ऑटोमेटिक हो जाएगा कि आपके ज्ञान में वो विकास होगा ही। ओके, तो वो ये जो है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। और इसी के आगे हम लोग जनरल ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है कि पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षार्थी में सर्वांगीण विकास। अभी हम लोग ने बताया कि करिकुलम का जो कार्य होता है वो हमारे मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट के लिए वो इम्पोर्टेंट माना जाता है। दूसरा है कि व्यक्तित्व का विकास करना, और शिक्षार्थी के व्यवहार को वांछित दिशा में आकार देना। वांछित दिशा का मतलब है कि अगर आप लोगों का मन है साइंस के फील्ड में आगे बढ़ने का, तो हम आपको वहाँ जो है जबरदस्ती कॉमर्स के फील्ड में आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसी का मतलब है कि शिक्षार्थी के व्यवहार में वांछित दिशा में आकार देना, कि जो जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है उसी फील्ड में उसको आगे बढ़ाया जाए। और तीसरा जो इसका है कि छात्र को नई स्थिति के माहौल में सामंजस्यपूर्ण ढंग से समायोजित करने और रहने में मदद करने के लिए। जैसे कि हम लोग सभी लोग मैक्सिमम लोग होंगे जो अपने घर से बाहर रह के कभी ना कभी पढ़ाई किए होंगे। तो हम लोग वहाँ सीखते हैं कि हमें जो है किसी नए परिस्थिति में अपने आप को कैसे सामंजस्यपूर्ण तरीके से समायोजित करना, अपने आप को कैसे नई परिस्थिति में
अच्छे तरीके से ढालना है। ये चीज़ जो है, इसकी जो शुरुआत कब की जाती है, जब हम लोग स्कूलिंग के दौर में होते हैं, तो सबसे पहले जब बच्चा पीजी में होता है, तो उसे 2 से 3 घंटे स्कूल में रखा जाता है। जैसे-जैसे बच्चा जब बड़ा होता है, तो उसके जो आवर्स में जो है परिवर्तन वो किया जाता है। जब हम लोग 6 से लेके 12वीं तक की कक्षा में होते हैं, तो लगभग हमें 6 से 8 घंटे तक स्कूल में रहना पड़ता है। तो ये क्या है कि एक प्रकार की हमारी वहाँ पे टीचिंग की जा रही है कि तुमको कैसे घर से बाहर रहना है, और जब हम लोग 12 पास करने के बाद कहीं चले जाते हैं पढ़ने, तो वो जो है हम होल डे अपने घर से दूर रहते हैं, और वो भी एक अच्छे तरीके से सामंजस्यपूर्ण तरीके से अपने आप को वहाँ समायोजित कर लेते हैं। चौथा जो है कि छात्रों को समस्याओं को हल करने के लिए सीखने और खुद के लिए सोचने के लिए प्रोत्साहित करना, यही है तार्किक और आलोचनात्मक सोच विकसित करने का ही एक अलग यहाँ पे दे रखा है। पांचवा जो है कि पढ़ाए जाने वाले विषय की सामग्री के साथ छात्र को परिचित करना, मतलब कि जो भी चीजें आपको पढ़ाई जाने वाली है, उन सब चीजों से आपको अच्छे तरीके से परिचित किया जाए। जैसे कि सिलेबस के बारे में हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कशन किया, हमें क्या चीजें पढ़नी है, इस चीज से आपको परिचित कराया गया। ओके, तो ये आपको समझ में आया कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या हो सकती हैं। ये हर सब्जेक्ट के हिसाब से अलग-अलग चेंज हो सकती हैं, लेकिन कहीं अगर टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस अगर हो रहा है, तो उसका जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, वो किसी भी सब्जेक्ट का व्यक्ति हो, उसके लिए ये ऑब्जेक्टिव सेम होगा, और ये ऑब्जेक्टिव अलग-अलग हो सकते हैं। ओके, क्लियर है सबको? ओके, अब हम लोग देखते हैं कि सम कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू टीचिंग, इसे हम लोग कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं, और फिलॉसफी भी बोल सकते हैं। जो वहाँ पे हम लोग वाई देख रहे थे, उसी का आंसर जो फिलॉसफी सब्जेक्ट देता है, उसी को यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट या कुछ फिलॉसफी जो है, वो कई लोगों के द्वारा दी गई है। जैसे कि आइडियलिज्म हो गया, नेचुरलिज्म हो गया, प्रेगमेंटिज्म हो गया, एक्जिस्टलिज्म हो गया, अस्तित्ववाद, योग हो गया, रचनावाद हो गया, मानववाद हो गया। ये जो है टीचिंग के कुछ फिलॉसफी हैं, कुछ फिलोसफर्स के द्वारा दी गई है। इसको हम लोगों को देखना है। जैसे कि हम लोग देखें आइडियलिज्म, इसको हम लोग आदर्शवाद के नाम से जानते हैं। सबको पीपीटी अच्छे से दिखाई दे रही है? ओके, आदर्शवाद के जो फिलोसफर हैं, जो इस फिलॉसफी को समर्थन देते हैं, उनका ये मानना है कि पूरे ब्रह्मांड के सेंटर में भगवान है, और किसी को अगर कोई चीज नॉलेज दिया जा रहा है, तो वो आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए। ये इस फिलॉसफी के मानने वाला लोगों का है कि दुनिया में जितने प्रकार की नॉलेज है, जितने प्रकार का ज्ञान है, वो सबका जो आखिरी पॉइंट है, उसको अगर देखा जाए बनाने वाला कौन है, तो ये लोग मानते हैं भगवान है। एक ऐसा कोई शक्ति है जो इस सभी नॉलेज के सबसे सेंटर में या सबसे लास्ट में भगवान है। ओके, यानी कि जितने भी बोले कि गॉड इज द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन एंड नॉलेज, सभी क्रिएशन और नॉलेज का सोर्स कौन है? भगवान है। ओके, भगवान अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि ईसाई लोगों के लिए ईसा मसीह हो सकते हैं, मुस्लिम लोगों के लिए अल्लाह हो सकते हैं,
सिख लोगों के लिए गुरु नानक देव हो सकते हैं, इसी तरीके से। लेकिन सभी नॉलेज का सोर्स ये लोग क्या मानते हैं? भगवान को मानते हैं। ये आदर्शवाद है। ओके। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात था कि सभी चीजों के सेंटर में भगवान है और यही आदर्शवाद की नींव है। ओके। इसके बाद ये पॉइंट्स जो दिए हुए हैं कि शिक्षा में बौद्धिक और नैतिक विकास पे जोर दिया जाता है, सत्य, न्याय और दया जैसे मूल्यों की प्राथमिकता दी जाती है। स्पिरिचुअल नॉलेज मैंने बताया आपको कि स्पिरिचुअल नॉलेज पे ज्यादा फोकस किया जाता है। शिक्षक उपदेशक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, जो छात्रों को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करते हैं। ओके। जैसे कि अ, गुरुकुल और जो आश्रम होते हैं वो इसी पद्धति पे चलाए जाते हैं, और वहाँ जो गुरु और जो संत होते हैं वो क्या करते हैं, एक उपदेशक और एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, और वो अपने छात्रों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे कि अब हम लोगों को याद होगा, अ, हम लोग जब बचपन में सबको सब लोगों ने लगभग शक्तिमान देखा होगा। उसमें क्या होता है कि एक जगह ऐसा सीन होता है कि उसे अपने शरीर के सातों चक्रों को एक्टिवेट करना होता है, और वो कैसे इस चीज को एक्टिवेट करेगा, वो उसके गुरु के द्वारा सिखाया जाता है। तो वो जो है, यही पूरी क्षमता उस क्या मानी जाती है कि उसके शरीर में जो 7 चक्र हैं, उसको कैसे वो एक्टिवेट करेगा, इस चीज को कौन सिखाता है? उसके गुरु। तो यही जो अध्यात्म आदर्शवाद में माना जाता है कि उपदेश और मार्गदर्शन दे के गुरु जो होता है अपने छात्र को उनके मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ओके। अगला जो है कि शैक्षिक विषयों को वास्तविक जीवन के अनुभवों और नैतिक सबकों के साथ एकत्रित किया जाता है। अध्यात्म का मतलब यही होता है कि आपके वास्तविक जीवन और जो आपके नैतिक मूल्य हैं, उन सब चीजों को एक साथ जोड़ के आपको आगे बढ़ाया जाए। जो हमारे प्राचीन काल के जो शिक्षण संस्थान, आश्रम और गुरुकुल होते थे, उसमें इन चीज को बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाता था। वहां बस व्यक्ति को वस्तुनिष्ठ ज्ञान न देके साइंस और जियोग्राफी, ये जो वेस्टर्न साइंस है, इस सब चीजों की बात न करके अनुभव, उनके जो जीवन में काम आने वाली चीजें उन उसके ऊपर बात की जाती थी, और उनके नैतिक मूल्यों के ऊपर भी बात की जाती थी। ओके। इतना सबको क्लियर है? ओके। आगे हम लोग बढ़ेंगे कि शिक्षा के माध्यम से गुणवान और नैतिक व्यवहार को बढ़ावा दिया जाता है। यही बात हो गई। शिक्षा की शक्ति को व्युत्पत्ति और समाज को परिवर्तित करने का विश्वास है। मतलब कि आप लोगों को खान सर का एक डायलॉग जो बहुत फेमस है, वो पता होगा, जो बेसिकली भीमराव अम्बेडकर ने बोला है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिससे जो भी इसे पिएगा वो खुलेआम दहाड़ेगा। तो वो क्या करता है, शिक्षा के माध्यम से समाज और व्यक्तियों के जो इंडिविजुअल के अंदर जो परिवर्तन होता है, उस चीज के लिए एक शक्ति का रूप जो है वो माना जाता है। ओके। इसके बाद अगला, प्रत्येक छात्र की अद्वितीय प्रतिभा और संभावनाओं की पहचान की जाती है। जैसे कि जितने स्टूडेंट हैं, सबका कुछ ना कुछ वीक पॉइंट होता है, सबका कुछ ना कुछ जो है स्ट्रांग पॉइंट होता है। इन सब चीजों को अच्छे से पहचान के, और किस बच्चे को किस तरीके से समझाया जा सकता है, इन सब चीजों के ऊपर भी आदर्शवाद में बात किया जाता है। इसके बाद स्व खोज, गहन विचार, स्व सिद्धिकरण पे जोर दिया जाता है। जैसे कि ये चीज तो सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि महाभारत और रामायण लगभग सभी लोगों ने देखा होगा। तो वहां जो एक स्टेप ऐसा होता है कि अपने आप चीजों को सेल्फ डिस्कवरी, क्रिटिकल थिंकिंग,
सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे जोर दिया जाता है, जैसे कि उन लोगों को कुछ समय के लिए जंगल में लकड़ी बीनने के लिए छोड़ दिया जाता था। ये हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। वो क्या है कि कुछ ऐसा टाइम आता था कि उसमें गुरु जो है उनको स्वतंत्र छोड़ देते थे कि तुम जो है अपना खुद से जो अपना विकास करने की कोशिश करो। और क्रिटिकल थिंकिंग जो है हम लोग समझते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग जो है ये टीचिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो माना ही जाता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब अपने आप के वास्तविक शक्ति को पहचानने की जो है वो कोशिश किया जाता है। ये जो है हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि जो विद्यार्थी है वो खुद समझे कि वो क्या चीज जो है वो है, और उसकी क्या क्या जो विशेषताएं हैं उसके अंदर जो है क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खूबियां हैं। इस चीज को जब विद्यार्थी खुद समझ जाता है तो वो चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करता है। ओके, ये नौवां जो पॉइंट है कि शिक्षा के महत्व को स्वरूपात्मक और रचनात्मक अभिव्यक्ति के रूप में महत्व दिया जाता है। रचनात्मक का मतलब है कि प्रैक्टिकल करके चीजों को सीखने की कोशिश की जाती है। और स्वरूपात्मक का मतलब है कि ये जो है किसी ने उसके गुरु को जैसे सिखाया होगा सेम उसी स्वरूप में गुरु जो है वही चीज अपने स्टूडेंट को भी सिखाने की कोशिश करेगा। तो इस चीज को महत्व जो है इसमें दिया जाता है। ओके, समाज के सकारात्मक योगदान देने वाले प्रज्ञावान, गुणी और सशक्त व्यक्तियों को पोषित करने का लक्ष्य होता है। ओके, जो आदर्शवाद होता है उसमें समाज को बेहतर बनाने के लिए जो भी व्यक्ति जो है वो मिल सकते हैं, उन सब चीजों को, उन व्यक्तियों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने का लक्ष्य जो होता है वो आदर्शवाद के अंदर माना जाता है। ओके, तो इसी तरीके से ये जितने भी फिलॉसफी हैं इन सब चीजों को हम लोग एक बार अच्छे से अगर घर से पढ़ लेते हैं, इसके बाद मैं यहाँ आपको समझाऊं तो चीजें अच्छे से आपको और समझ में आएगी। जैसे कि आदर्शवाद है, इसके कौन कौन से फॉलोवर हैं जो इस चीज को मानते हैं। इसके बाद अगला जो है कि प्रकृतिवाद, जैसे कि आदर्शवाद में माना जाता था कि पूरे नॉलेज के जो सोर्स है वो भगवान है। जो प्रकृतिवाद के मानने वाले लोग आए वो मानते थे कि भगवान पूरे नॉलेज का सोर्स नहीं है। नॉलेज का सोर्स जो है वो मनुष्य की सेंस जो होती है, नाक कान मुंह और जो पांच ज्ञान इंद्रियां जो है मनुष्य की, उसी के माध्यम से मनुष्य बस किसी नॉलेज को गेन कर सकता है। तो ये फिलॉसफी जो है नेचुरलिज्म में है। इसके बाद एक आगे है प्रगतिवाद, कि इसके फिलोसफर जो है वो मानते हैं कि अगर मनुष्य को इस धरती पे जिंदा रहना है तो उसे अपने आप को हमेशा आगे बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो उसका अस्तित्व जो है वो खतरे में आ जाएगा। इसी से रिलेटेड अगला जो एक कॉन्सेप्ट है वही अस्तित्ववाद है। इसी से थोड़ा मिलता जुलता ये कॉन्सेप्ट है। तो ये जो है हम लोग थोड़ा सा एक बार आप लोग पढ़िएगा, ये आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, या इसको इस पीपीटी को हम ग्रुप में शेयर कर देंगे अभी क्लास खत्म होने के बाद। जो यहाँ लिखा हुआ है वही पढ़िएगा। इसके बाद आगे जो है हम लोग कल बात करेंगे। हम लोगों को 7 प्रकार की फिलॉसफी जो है वो पढ़नी है। आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एक्जिस्टलिज्म, योगा, कंस्ट्रक्टिविज्म और ह्यूमनिज्म। ओके।